नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना के दौरे पर गए और ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 30 साल बाद घाना की यात्रा थी। इस मौके पर पीएम मोदी का शानदार स्वागत हुआ। घाना के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को रिसीव किया और स्वागत में कई तरीके के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। इंडियन डायस्पोरा भी प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत करने के लिए तैयार नजर आया। प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई और इसी बीच घाना की संसद को भी संबोधित किया। भारत और घाना के रिश्तों पर बात हुई। दोनों देशों की लोकतांत्रिक परंपराओं की चर्चा हुई। पीएम मोदी को घाना ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया और इसके साथ ही भारत और घाना के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिसकी मदद से रेयर अर्थ मिनरल्स और साथ ही कई महत्वपूर्ण ऐसी डील्स हैं जिनको मंजूरी मिली है। इतना ही नहीं, घाना ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की। आतंकवाद के खिलाफ भारत की कार्रवाई का समर्थन भी किया है। आज प्रधानमंत्री के न सिर्फ घाना बल्कि आने वाले त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और साथ ही नाइजीरिया के दौरे को लेकर समझेंगे। एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद रहेंगे, लेकिन उससे पहले आई प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाई। घाना के राष्ट्रीय अवार्ड द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से सम्मानित किया जाना मेरे लिए अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है। मैं राष्ट्रपति महामाजी, घाना सरकार और घाना के लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। यह सम्मान मैं हमारे युवाओं की आकांक्षाओं को, उनके उज्जवल भविष्य को, हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं को और भारत घाना के ऐतिहासिक संबंधों को समर्पित करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार से देश को एक्सेप्टेंस कराया है और देश के नेतृत्व पूरे हमारे ग्लोबली उनके नेतृत्व को सभी देशों ने एक्सेप्ट किया है। कई देश आज भारत के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, भारत के साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहते हैं और भारत के प्रधानमंत्री का नेतृत्व आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो रहा है, तो उसका सम्मान हो रहा है। The deal is a call before he leaves for the country and say, listen, I'll visit you, but what I need is an award. So that's what is happening. Awards don't matter, but the conditions of Indians in India matters. There is high unemployment. GST is ruining people's lives. Multiple GST taxes have to be removed. Price rise is unbearable. Unrest in Manipur. We have so many issues. Communal politics. और आइए सवालों का जिक्र करते हैं और उसके बाद मेहमानों से चर्चा की करेंगे शुरुआत। सवाल चर्चा में शामिल रहेगा कि प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे का आखिर महत्व क्या है, संभावनाओं का विस्तार, खुलेंगे अवसरों के नए द्वार। साथ ही वसुधैव कुटुंबकम, लक्ष्य ग्लोबल साउथ मिशन, घाना को ऑपरेशन सिंदूर पर गर्व, किसको अविश्वास, भारत घाना के बीच 4 समझौते, रिश्ते होंगे पक्के। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव मौजूद हैं, डॉक्टर अजय उपाध्याय है कांग्रेस के प्रवक्ता, चर्चा में शामिल हैं, दीपक वोरा साहब हैं पूर्व डिप्लोमेट हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही रविंदर सचदेव साहब हैं विदेश मामलों के जानकार, चर्चा का हिस्सा है। शुरुआत करना चाहूंगी सिद्धार्थ यादव आपके साथ ही। प्रधानमंत्री मोदी का न सिर्फ घाना का दौरा बल्कि कुल मिलाकर जिन 5 देशों में प्रधानमंत्री अभी जा रहे हैं, इसको ग्लोबल साउथ पॉलिसी के लिए कितना मजबूत और कितना महत्वपूर्ण माना जाए? देखिए, जब से भारत के प्रधानमंत्री और देश की बागडोर देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में आई है, तभी से हमने देखा है कि भारत की जितनी आकांक्षाएं थी, भारत के लोगों की वैश्विक मंच पर आवाज को बुलंद करने का काम देश के प्रधानमंत्री सतत रूप से करते आ रहे हैं।
ग्लोबल साउथ की बात भी आज वैश्विक मंचों पर करी जा रही है और भारत को ग्लोबल साउथ का लीडर बताया जा रहा है। ये भी हमारे देश के नेतृत्व की क्षमता के कारण है, जो कि पूरी दुनिया में जाकर के जिस दुनिया को बाइपोलर कहा जाता था, जिस दुनिया में कहा जाता था कि सिर्फ महाशक्तियों की आवाज रहेगी, वहां भारत जैसी महाशक्ति बन करके और ग्लोबल साउथ को साथ लेकर के वो दुनिया के अंदर ये पर्सपेक्टिव रखने का काम कर रही है। मैं मानता हूं कि एक भारतीय होने के नाते यह हम सबके लिए बहुत गर्व का काम है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री, और जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने 15वीं बार दुनिया की किसी संसद का संबोधन करा है। भारत के किसी भी प्रधानमंत्री को यह अवसर मिलना, यह सम्मान मिलना कि दुनिया की जो संसद है, जॉइंट सेशंस हैं, वो उनको अपने यहां पर बुलाएं और भारत की बात को वहां पर सुने। वहां के लॉ मेकर्स, वहां के सांसद वो बैठ करके भारत के विचारों को सुने। मैं मानता हूं कि यह हर नागरिक के मन को अभिभूत कर देने वाला काम है। हमारे देश में बहुत महान महान बड़े हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे, पहले भी रहे, पर किसी भी प्रधानमंत्री को ये इतने अवसर नहीं मिले। आज ये दिखा रहा है कि कैसे 21वीं सदी में भारत की जो ताकत बढ़ करके आई है और 21वीं सदी के भारत की ताकत को दुनिया कैसे पहचान रही है, ये दुनिया में एक बहुत बड़ा मैसेज है। आज हम सब लोग, मैं मानता हूं कि जिस प्रकार का सम्मान देश के प्रधानमंत्री को मिलता है, 24 देशों से यह सम्मान उनको मिला है, यह हर एक भारतीय का सम्मान है, हर एक भारतवासी का सम्मान है, हर युवा का, गरीब का, पिछड़े का, वंचित का, शोषित का सम्मान है। अब भारत पूरे वैश्विक मंच पर एक डायमंड की तरीके से चमक रहा है। पूरी दुनिया देख रही है, भारत की ताकत को समझ रही है। सिर्फ आर्थिक ताकत हमारी नहीं बढ़ रही, हमारी दुनिया में जो प्रेजेंस है, हमारी जो आवाज है, हमारी जो से है, वो बढ़ करके निकल करके आ रही है। तो मुझे लगता है कि हम सबको गर्व से भर देने वाला क्षण है और इसके लिए हम देश के नेतृत्व का जितना धन्यवाद करें उतना कम है। कुछ लोग ये भी कहते हैं सिद्धार्थ यादव जी कि टू मच ऑफ बैलेंसिंग एक्ट है भारत की इस वक्त की फॉरेन पॉलिसी में। मुझे लगता नहीं पूर्णिमा जी, किस बात के बैलेंसिंग एक्ट की बात की जा रही है। भारत जैसा डिटरमिन्ड, भारत जैसा गोल ओरिएंटेड कोई देश दुनिया में नहीं है। दुनिया दबाव बनाती होगी कि आप ये साइड लीजिए या वो साइड लीजिए, भारत कहता है हम सही के साथ खड़े हैं। पूरी दुनिया युद्ध में जा रही है, कोई कहता है मैं इस देश के साथ हूंगा, कोई कहता है मैं उसके साथ हूंगा। हम कहते हैं कि हम अमन और शांति के साथ हैं। हम अकेला वो देश है जो रशिया से भी बात कर सकते हैं, यूक्रेन से भी बात कर सकते हैं, हम अमेरिका से भी बात कर सकते हैं, हम इजराइल से भी बात कर सकते हैं, हम ईरान से भी बात कर सकते हैं, हम चीन से भी बात कर रहे हैं, हम सबसे बात कर सकते हैं। ये जो भारत की ताकत बदली है, ये बैलेंसिंग नहीं है, ये जो शक्तिशाली ताकत है, ये जो हमारी नई प्रतिभा है, ये जो हमारी नई शक्ति है कि हम दुनिया में जाकर के अपने हित की बात करें, भारतीयों के हित की बात को आगे रखें। हम भारतीयों के हितों को आगे रखते हुए दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम का एक मैसेज दें। मुझे लगता है इसको बैलेंसिंग कहना एक अन्याय होगा, क्योंकि ये भारत की उभरती हुई ताकत है, ये नई शक्ति है और इस नई शक्ति को पूरी दुनिया देख रही है और सलाम कर रही है। ठीक है, फिर अजय उपाध्याय जी, बार बार ऐसा क्यों लगता है कि प्रधानमंत्री, कहा यह जाता है विपक्ष की तरफ से कि प्रधानमंत्री जब देखो तब विदेश दौरों पर चले जाते हैं। अरे डोमेस्टिक भी बहुत सारे इश्यूज हैं, घरेलू मुद्दे हैं, उन पर चर्चा कर लें, उनसे क्यों ध्यान भटकाना चाहते हैं। भारत जिस तरीके से एक ग्लोबल लीडर बन रहा है, भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहा है, इकोवैक हो, कैरिकॉम हो, ऐसे बहुत सारे मंच हैं। अफ्रीकी देश में भारत अपनी स्थिति को बहुत ज्यादा मजबूत कर रहा है। तो ऐसे में भारत की विदेश नीति कितनी मजबूत आपको नजर आती है, या उसमें है समस्या कोई? पूर्णिमा जी, पहले तो प्रधानमंत्री जी की घाना यात्रा है, घाना में उनको जो सम्मान मिला इसके लिए अजय जी कुछ सेकंड्स के लिए आपको मैं रोक रही हूँ। वापस चर्चा की तरफ आइए, लौटते हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय को अपनी बात को सब पूरा करेंगे आप प्लीज। घाना के नागरिकों को विशेष तौर पे धन्यवाद, हमारे प्रधानमंत्री जी को विशेष करके जो है उनको स्पेशल जो उनका सम्मान किया है। भारत का सम्मान निश्चित तौर पे जब भारत का प्रधानमंत्री विश्व में कहीं भी जाएंगे और सम्मान होगा तो हम मानते हैं कि वो भारत का सम्मान है। आधा दर्जन देशों का यात्रा प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया है। मुझे पूरी इस बात के लिए खुशी होगी, सभी देशों के सभी पार्लियामेंट को आने वाले समय में जरूर जो है वहां रिप्रेजेंट करेंगे और सेशन को संबोधित करेंगे। जहां तक बात ब्रिक्स का है, ब्रिक्स के सम्मेलन के लिए बेसिकली प्रधानमंत्री को जाना था और प्रधानमंत्री जी ने 200 के तकरीबन तो अभी तक यात्राएं की है। सिद्धार्थ भाई ने ठीक कहा, इतनी यात्रा तो किसी प्रधानमंत्री ने आज तक के इतिहास में नहीं की, वाजपेयी जी की भी सरकार थी। प्रधानमंत्री जी को ढूंढना चाहिए और कौन से देश
और कौन सा ट्रिप बच गया है, उन सभी देशों में जाना चाहिए। उससे भारत के संबंध अच्छे होंगे। हाँ, ये सच है कि जो भारत की विदेश नीति का अर्थ है, विदेश नीति राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हित से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं मायने रखता है, जिसमें डिप्लोमेसी एक बड़ा फैक्टर है। हमें जब जरूरत पड़ी तो किन देशों ने किस तरह से हमारे साथ सहयोग की भूमिका में आए, इन पर एक बड़ी विशद विवेचना की जरूरत है। आज हमारा डिप्लोमेटिक कैपिटल किस स्टेज में है, जिस तरह लगातार 20वीं बार राष्ट्रपति अमेरिका ने बार बार मोदी जी का मित्र भी है, वो मित्रता के नाते संभवतः वो इस बात को नहीं कह पा रहे हैं, और बार बार वो जिस तरह से सीज फायर की बात करके विश्व में हमें एक्सपोज कर रहा है, मुझे लगता था कि घाना गए हैं, वहीं के पार्लियामेंट के संबोधन में वो कहेंगे कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है। नहीं कह पाएंगे क्योंकि वो विदेशी मामले की बात आ जाएगी। हाँ, दूसरी बात, प्रधानमंत्री जी पर जो आपने कहा कि हम प्रश्न लगा रहे हैं, हम उन पर प्रश्न नहीं लगा रहे हैं। देश में जो समस्याएं हैं, मणिपुर जल रहा है, मणिपुर एक बार भी नहीं जा पाए, उसके बाद कई देशों की यात्राएं, दर्जनों यात्राएं उन्होंने की है। जिस तरह से कश्मीर का जो जिस तरह से हालात हुआ सबने देखा, और अभी भी वो 4 आतंकवादी कश्मीर में घूम रहे हैं। यहां भी कोई अभी तक कोई परिस्थिति नहीं पैदा हुई जिसमें उनको पकड़ा जाए। आखिर उसकी जांच कहां तक बढ़ी है और कौन उसके लिए जिम्मेवार है, उस पर क्या कार्रवाई होगी, इस पर भी प्रधानमंत्री जी अभी तक कुछ नहीं बोले। चुनाव आयोग जिस तरह से लोकतंत्र को लूटने का एक नया तरकीब ढूंढ लिया बिहार में, और जिस तरह से वो चुनावी सरगर्मी में एक नया प्लेयर बनकर आया है, चुनाव आयोग की बिल्डिंग भाजपा की बिल्डिंग बनने वाली है, इस पर भी प्रधानमंत्री जी से देश की जनता जानना चाहती है कि क्या हो रहा है। विदेशी मामले में यदि विदेशी चीजों को हम देखें, निश्चित तौर पे देश का इंटरेस्ट विदेश में जाकर के और अपनी बात को रखने से होता है। बहुराष्ट्रीय मंचों पर हम अपनी बात रखते हैं और उसमें हमें क्या मिला और क्या नहीं मिला, घाटा और लाभ दोनों हम देखते हैं। और इसकी जो मूल्यांकन होता है जब हमारी विपरीत परिस्थिति हो, उस समय हमारे साथ कौन खड़ा होता है और कितना खड़ा होता है। आतंकवाद के मुद्दे पर विश्व के बहुत सारे देशों ने जरूर सहयोग की बात रखी, लेकिन पाकिस्तान से जब लड़ने की बात आई, पाकिस्तान के साथ 3 से 4 विश्व के सोवरन देश खड़े रहे। हमारे साथ एक भी देश खुलेआम खुले मंच पर खुले मन से आकर के तो बस ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के विरुद्ध में अभी तो बस घाना ही पहुंचे प्रधानमंत्री, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की गई, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ की गई घाना में ही, अजय उपाध्याय जी। और मैं बिल्कुल समझती हूं कि विदेशी यात्राओं का महत्व आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा। राहुल गांधी भी चाइना जाते हैं, यूएस जाते हैं, तो विदेशी यात्राएं कितनी महत्वपूर्ण रहती हैं। आई एम श्योर आप उस विदेशी यात्राओं का महत्व बहुत अच्छे तरीके से समझते होंगे। लेकिन सिद्धार्थ जी, जल्दी से आपका जवाब इस पर, फिर बाकी 2 मेहमानों के पास जाऊंगी। अजय उपाध्याय जी की बातों में मुझे तारीफ कम कटाक्ष ज्यादा सुनाई दिया है। नहीं, मैं तो तारीफ कर रहा हूँ। नहीं, कटाक्ष ज्यादा सुनाई दिया है। तारीफ कर रहा हूँ, देश का जो हो रहा है वो तो पूरा विश्व देख रहा है और देश भी देख रहा है। सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन तो इसीलिए बस मैं सवाल पूछ रही हूँ सिद्धार्थ जी से। सिद्धार्थ जी बोलेगा। ये एक आदत हो चुकी है पूर्णिमा जी विपक्ष की, कि देश की अच्छाई की कोई बात होगी या देश को सम्मान मिलने की कहीं बात होगी तो कटाक्ष के बिना विपक्ष नहीं कह सकता। ये कंपटीशन में आके या तो ये सोचने लगते हैं कि अरे सम्मान कैसे मिल गया, हम नहीं दिला पाए, ऐसा कैसे हो गया। पर खैर छोड़िए उस बात को। इन्होंने बार बार एक बात कही और मैं 2 बातों का जवाब देता हूं। बार बार ये कहते हैं प्रधानमंत्री तो इतना विदेश घूमते हैं, प्रधानमंत्री से ज्यादा विदेश नहीं घूमता कोई, प्रधानमंत्री तो इतने देशों में गए। मैं आपके दर्शकों को एक फैक्ट बता देता हूं। 2004 से लेकर 2014 तक हमारे तब के प्रधानमंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने विदेश के अंदर 306 दिन अपनी ऑफिशियल विजिट्स पर बिताए थे। 306 दिन। और 2014 से लेकर 2025 के बीच में देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 275 दिन ही बिताए हैं। उन्होंने दुगने देश कवर किए। जहां तक दशकों में भारत नहीं पहुंचा था, भारत के प्रधानमंत्री नहीं पहुंचे थे, वहां पर प्रधानमंत्री गए। और ये जहां पर मनमोहन सिंह जी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अभी प्रधानमंत्री चले गए तो बहुत दिक्कत। पहली बात। दूसरी बात, देश में मणिपुर की याद आपको तभी आती है जब भारत को सम्मान मिलता है विदेश में। आपको देश में मणिपुर की याद तभी आती है जब भारत के प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाकर के हमारे रिश्तों को मजबूत करते हैं और भारत की बात को रखते हैं। जब मणिपुर पर बात संसद में होती है तब तो कांग्रेस पार्टी वॉकआउट कर जाएगी, तब तो वहां रुकेगी नहीं, तब तो उसको सुनना नहीं जवाब। पर राजनीति के लिए मणिपुर को याद करना, हर 6 महीने बाद लाना, क्योंकि उनको कटाक्ष करना है,
तो एक कटाक्ष की राजनीति छोड़िए, देश के साथ खड़े हुए, देश की खुशी में खुशी बनाइए। अगर देश के प्रधानमंत्री को अवार्ड मिल रहा है तो आपको भी मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी को भी मिल रहा है। और चुनाव आयोग की चिंता मत करिए, जब पीएमओ से चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाता था तब वो कांग्रेस के कार्यालय में बैठते थे, ये किसी ने नहीं बोला। आज समिति है, एक सिस्टम है, उसे नियुक्त किया जा रहा है। आप राजनीति में जनता आपको हरा देती है तो राजनीति के लिए आप इंस्टीट्यूशंस को कटघरे में खड़ा करते हैं, ये आपकी सच्चाई है। ठीक है, जल्दी से सब 10 सेकंड में अजय जी, फिर 2 मेहमान उनके पास। सिर्फ 10 सेकंड मुझे दे दीजिए, 2 बार उनको भी बोलने का दिए, इसके बाद बेशक मत दीजिएगा मौका, मैं बोलूंगा। नहीं, बोलिए ना सर, बोलिए। इनका काउंटर करना जरूरी है। देखिए, मणिपुर की याद हमें नहीं आ रही है, मणिपुर की याद पूरे देश को आ रही है। और प्रधानमंत्री जी से तब जरूर पूछा जाता है और बनता भी है जब हजारों किलोमीटर दूर की यात्रा उनकी होती है और कई कई दिनों की यात्रा होती है। क्या देश का हिस्सा मणिपुर नहीं है? अभी भी, आज भी, कल भी अखबारों को आप उठाइए, पूरे देश के अखबारों के फ्रंट न्यूज में कहीं ना कहीं मणिपुर मिल जाएगा, हत्या होते हुए, किसी की बलात्कार होते हुए, आपसी। अरे अजय जी, आप 2 सप्ताह पहले मेरे साथ डिबेट में थे, तब क्यों नहीं बोले? बीच में नहीं बोला। आप तो बहुत अच्छे सुलझे हुए प्रवक्ता हैं। दूसरी बात, चुनाव आयोग का जरूर आपने पक्ष रखा और मुझे खुशी हो रही है। भाजपा का प्रवक्ता समय पर जब भी चुनाव आयोग से प्रश्न किया जाता है, थोड़ा सा ठीक है सर, थोड़ा इसका स्ट्रैटेजिक रेलेवेंस भी है। समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए दीपक वोरा साहब और रविंदर सचदेव जी हैं। पहले रविंदर सचदेव साहब, आप ही के पास में आती हूँ, फिर वोरा साहब प्लीज मुझे एक्सक्यूज करेगा, फौरन उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। रविंदर सचदेव साहब, सिर्फ घाना नहीं, अगर घाना पर आप एड ऑन करना चाहें, प्रधानमंत्री की मौजूदगी ये डिप्लोमेसी के लिहाज से, अफ्रीका में भारत के बढ़ते वर्चस्व के लिहाज से, देशों के समर्थन मिलने के लिहाज से कितनी इंपॉर्टेंट है? और दूसरा, ब्रिक्स पर सर सबकी नजर है। ब्रिक्स क्या गेम चेंजर के तौर पर इस बार देखा जाएगा? क्योंकि फॉरेन पॉलिसी में बहुत सारे बदलाव करते हुए भारत अब आगे बढ़ रहा है, जिसको मजबूत फॉरेन पॉलिसी के तौर पर देखा जा रहा है। थैंक यू पूर्णिमा जी, प्लेजर आपके साथ। तो 2 भाग में देख लें, अफ्रीका एंड ग्लोबल साउथ, या जो छोटे देशों की बात हो रही है, दूसरा ब्रिक्स की। देखिए, छोटे देशों, नंबर्स, पॉपुलेशन वाइज जो कहा जाए, इकोनॉमी जिसे हम ग्लोबल साउथ कहते हैं, उसके बड़े टैंजिबल बेनिफिट्स भी हैं हमें इन रिश्तों को बढ़ाने के, इन विजिट्स के। यूएन में जो वोट डलते हैं, WHO में जो वोटिंग होती है, यूएन की कई एजेंसीज हैं, रेजोल्यूशंस पास होते हैं, वहां पे अपॉइंटमेंट होती है कि चेयरमैन कौन होगा इस कमेटी का इस साल। उनमें वोट होते हैं हर देश के, छोटे देश के भी, बड़े देश के भी। तो ऐसे में हमें ग्लोबल साउथ के साथ जो हम रिश्ते अपने और घनिष्ठ कर रहे हैं, मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं, बट वो एक बड़ा प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल फायदा होता है हमें, या जरूरत है वो करना, रिश्ते वहां पर अच्छे बनाना। इसके अलावा यस, बाकी और चीजें हैं ग्लोबल साउथ। यस, अभी यहाँ पे घाना में हम अफ्रीकन यूनियन को उनको याद दिला रहे हैं, घाना को, कि भाई अफ्रीकन यूनियन को हमने G20 में लाए। देखिए, जो इश्यूज हैं ग्लोबल साउथ की या अफ्रीकन यूनियन की, कुछ हद तक, काफी हद तक हमारी भी और सारे देशों की, अमेरिका में भी उस तरह की प्रॉब्लम्स है, डेवलपमेंट की, पॉवर्टी इत्यादि की। पर हम जो प्रयास करते हैं कि अगर ग्लोबल साउथ की प्रॉब्लम्स दुनिया के टेबल पे सॉल्व होंगी, डिस्कस होंगी, तो उसके जरिए हमारे भी अपने जो चैलेंज है उनका भी कोई समाधान आएगा, इंक्लूडिंग इवन लेट्स से क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट इत्यादि। तो इन सब का एक बहुत ही डेफिनेट आउटकम और मीनिंग होता है। केवल ये नहीं है कि हम ग्लोबल साउथ के चौधरी बन गए, नहीं, ग्लोबल साउथ के अगर हम चौधरी बन गए हैं, उसके पीछे और उसके साथ एक टैंजिबल बेनिफिट्स भी देश को आते हैं, जिसको प्रयास करती है हमारी फॉरेन पॉलिसी, एम्बेसडर वोरा जैसे लीडर्स। नाउ कमिंग टू क्विकली ब्राजील एंड ब्रिक्स, उसमें यस, ब्रिक्स अब की बार मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, खास करके पहली बार ट्रंप के होते हुए ये ब्रिक्स हो रहा है, राइट? ट्रंप अभी बने मात्र 4 महीने पहले, ब्रिक्स हो रहा है। ब्रिक्स में काफी मुद्दे आएंगे, बट एक मुद्दा मैं खासकर से इंटरेस्टेड हूं देखने में कि उसमें कैसे आगे जाएगा, और वो मुद्दा है जो हमारे भी इंटरेस्ट का है कि जैसे लोकल करेंसी में ट्रेड, जैसे हम रूबल रशिया के साथ करें, राइट? हमने अरब एमिरेट्स के साथ दिरहम और रूपी का एक्सचेंज भी करा है, चाइना भी अपना युआन सऊदी से कर रहा है। पॉइंट इसकी, देश ये देख रहे हो, हम भी खुद ये देख रहे हैं कि डॉलर की जो एक तरह से कहो, जो डॉलर का जो हावीपन है, हर जगह डॉलर है, अगर आप डॉलर पे नहीं है तो आप मुश्किलों में आ सकते हैं, सैंक्शंस में। तो ब्रिक्स काफी समय से डॉलर से हटने की बातें और मैकेनिज्म बनाने की सोच रहा है। अब ट्रंप ने बाय द वे महीना 2 महीना पहले कहा है कि अगर ब्रिक्स के देश केवल चर्चा भी करेंगे
डी डॉलराइजेशन की मैं हर देश पे 100% टैरिफ लगा दूंगा। अव्वल तो खैर ट्रम्प हमेशा 100% जो भी लगा रहे हैं बहुत उत्सुक रहते हैं कहने में एटलीस्ट, राइट। बट पॉइंट इसकी इस थ्रेट के चलते ब्रिक्स का बिहेवियर कैसा होगा ये हमें देखना चाहिए। सारे देश क्या उस टॉपिक को अवॉइड करेंगे या उस टॉपिक में और डीपर जाएंगे। बाकी चीजों के अलावा मेरा एक फोकस ये रहेगा। जी सर। दीपक बोरा साहब, जल्दी से ये सवाल मेरा है कि प्रधानमंत्री मोदी अभी जिन देशों के दौरे पर हैं, फिर ब्रिक्स में वो शामिल रहेंगे, लेकिन अगर चीन का जो इम्पैक्ट है वो चाहे घाना हो या नामीबिया हो, निवेश आधारित या फिर जो कर्ज वो देता है उस आधारित एक डिप्लोमेसी पर वो चलता है। चीन हमेशा से भारत के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है, समवे और दी अदर। ऐसे में भारत अफ्रीकी देशों में अपने प्रभुत्व को और ज्यादा मजबूत करते हुए, अपनी पोजीशनिंग को और ज्यादा मजबूत करते हुए ये बैलेंस कैसे करेगा सर? बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मेरी आवाज आ रही है आप तक? यस सर, परफेक्ट सर। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच मैम। देखिए कितने इत्तेफाक की बात है कि अभी आधा घंटा पहले मैं सोना से आ रहा हूँ, देश की राजधानी के बाहर जीडी गोयनका यूनिवर्सिटी में। आज कॉन्वोकेशन था, उनके पास 400 अफ्रीकन स्टूडेंट्स है और 70 का कॉन्वोकेशन था। मैंने उसमें से 8 गाना गए। पूछा आप यहाँ क्यों पढ़ रहे हो? आपकी जो एजुकेशन है सर्वश्रेष्ठ है, आपको छुपाते नहीं है, सस्ती है। मम्मी डैडी लोग आए थे उनके देश से, बच्चे को डिग्री मिल रही है। मैंने कहा कैसा लगता है? बोले आपके लोग तो हंस हंस के वीजा देते हैं, जाओ आपके बच्चे की ग्रेजुएशन है, यूरोप में हमको नहीं देते। वी लव इंडिया। मैंने कहा आई लव अफ्रीका। अब आपने सवाल उठाया है ब्रिक्स का, भारत की छवि का। मैम, चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है और यहाँ जो लोन देता है, इन्वेस्टमेंट उसकी जाती है जो हम कहते हैं एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, ऑयल में करेगा, कोल में करेगा, इसमें जो उनके नेचुरल रिसोर्सेज है उनको निकालेगा। भारत उसमें नहीं करता है मैडम, हम करते हैं ह्यूमन रिसोर्स में, आपकी एजुकेशन में, स्पेस में, आपकी हाई टेक्नोलॉजी में, आपके डिफेंस में, जो जो आपको चाहिए हम वो करते हैं। चीन टेक्नोलॉजी नहीं देता है मैम, है ही नहीं उसके पास, हमारे पास है देने के लिए। ये अफ्रीकन देश बहुत पसंद करते हैं। ब्रिक्स की आपने बात की, ब्रिक्स के पहले अगर नीचे जाए कम देश तो क्वाड है, यूरोप का एक भी नहीं है। उसके बाद G7 है, विकसित देश है, कोई उसकी परवाह नहीं करता। जबकि ब्रिक्स अब बढ़ता जा रहा है, ब्रिक्स के देशों का GDP G7 विकासशील देश है। विकसित देश गए अमृतसर के छोले खाने, अब विकासशील देशों का टाइम है। भारत उनका लीडर है मैम, और मैं बता सकता हूं, मुझे 52 साल हो गए हैं कूटनीति में। आज मेरा कद, मैं 6 फुट 2 इंच का हूं, 6 फुट 8 इंच का है, कि भारत का प्रधानमंत्री जा रहा है, सब देश उसको सबसे बड़ा अपना विकासशील देश सम्मान देते हैं। तो मेरा मानना है मैम कि ब्रिक्स को अब ड्राइव करेगा भारत जैसा देश, क्योंकि जो ग्लोबल साउथ है वो कहते हैं हमने आपको चुना है एज आवर रोल मॉडल। आई स्टैंड टॉल, आई एम वेरी प्राउड टुडे कि माय प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने इतना झंडा लहराया भारत का दुनिया भर। डोमेस्टिक पॉलिटिशियंस जो कहें, मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मैं फॉरेन पॉलिसी के नजरिए से कहता हूं, जो रविंद्र सचदेव ने अभी कहा, ही इज ब्रिलियंट, कि हमारी दुनिया में आज जो छवि है वो पहले कभी नहीं थी। सो मैम, चाइना का जो अप्रोच है टू अफ्रीका वो शॉर्ट टर्म अप्रोच है, हमारा लॉन्ग टर्म है। वन सेंटेंस टू कंक्लूड, चाइना इज सस्पेक्टेड, इंडिया इज रिस्पेक्टेड। आइए वापस चर्चा की तरफ लौटते हैं। और सिद्धार्थ जी, आप जो अजय जी ने कहा था उनमें से अगर कुछ बातों का काउंटर रह गया हो तो प्लीज उसको ऐड ऑन कीजिएगा। लेकिन इसके साथ साथ से ये भी समझना होगा कि क्या इन छोटे छोटे देशों को साथ लेने के बाद हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोगियों के तौर पर इन लोगों को ज्यादा मजबूत करेंगे, या निवेश के लिहाज से भी, जहां पर हम अपने डोमेस्टिक इश्यूज को भी एट द सेम टाइम एड्रेस कर पाएं, फिर चाहे वो रोजगार हो या फिर निर्भरता हो हमारी रिसोर्सेज पर, या निवेश के लिहाज से अगर हम देखें तो ये इन सब चीजों को कैसे काउंटर करेंगे? देखिए, मुझे लगता है पूर्णिमा जी, एक चीज 10 चीजों को लेकर के सॉल्व करे ऐसी अपेक्षा रखना गलत होता है। फॉरेन पॉलिसी एक अलग विषय है, डोमेस्टिक इश्यूज अलग विषय है। हमारे देश में एक्सट्रीम पॉवर्टी को लेकर के इशू था, हमारी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर निकालने का काम किया। हमारी देश की इकोनॉमी 2004 में 11वें स्थान पर थी, 14 में हमारे 11वें स्थान पर थी, हम उसको 10 सालों में 4थे स्थान पर लेकर के आए। हमने इकोनॉमी का साइज बड़ा किया ताकि लोगों के पास अत्यधिक पैसा आए। हेल्थ केयर को लेकर के इश्यूज थे तो हम आयुष्मान कार्ड लेकर के आए ताकि लोगों को हेल्थ केयर में सुविधा मिल सके। लोगों के पास अत्यधिक पैसा रहे, उसके लिए हम उनको राशन देने का काम किया। अनेक योजनाएं देश की सरकार ने डोमेस्टिक विषयों में और भारत को मजबूत करने के लिए ली। और ये जो ताकत हमारी बढ़ी
कि आज जो भारतीय, सामान्य भारतीय जो देश के अंदर रहता है, आज उसके पास आर्थिक निर्भरता जो उसकी थी वो कम हो गई है। वो आत्मविश्वास के साथ और अधिक तरीके से जी पा रहा है। टेक्नोलॉजी देश में और बेहतर हो रही है, स्टार्टअप्स हमारे देश के अंदर और बेहतर हो रहे हैं, बिजनेसेस हमारे देश के अंदर और बेहतर हो रहे हैं। इसने हमारी वैश्विक छवि को मजबूत करने का काम किया है। ये सब कुछ चीजें कलेक्टिव होती हैं। आज जो दुनिया में हम वैश्विक मंच पर हम खड़े हैं या हम वैश्विक मंच का नेतृत्व करने का काम कर रहे हैं, वो इसलिए है ताकि भारत की जो इतिहास में आज से लेकर के पुरातन समय से लेकर के जो एक छवि रही है, दुनिया को सही दिशा दिखाने वाली, भारत उस दिशा में आगे बढ़े और कोई भी दुनिया की ऐसी ताकत जो हो सकता है अपने हितों को साधने के लिए देशों का शोषण करती हो, वो आगे ना बढ़ सके, भारत आगे बढ़ सके। उसके लिए कितने प्रयास हमने करे। कोविड के अंदर हम 150 से ऊपर देशों को वैक्सीन दे रहे थे। आज ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस हम बनाने लग रहे हैं। बड़े बड़े वैश्विक मंचों का, G7 का, ब्रिक्स का नेतृत्व हम करने लग रहे हैं, G20 का नेतृत्व हम करने लग रहे हैं। मंचों पर जाकर के भारत की हम बात बता रहे हैं। हम दुनिया के सबसे ताकतवर देश कैसे बन सकते हैं। दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी जहां रहती हो, दुनिया का सबसे ज्यादा यूथ जहां रहता हो, दुनिया की सबसे ज्यादा युवा शक्ति जिस देश में हो, उस देश के क्या एस्पिरेशंस है, आज ये दुनिया सुन पा रही है। आज भारत के नेतृत्व को मंच मिल रहा है, वो दुनिया उनको टकटकी लगा करके सुन रही है। ये हमारी, मैं मानता हूं, विशेषता है, उपलब्धि है। पर कहीं ना कहीं कुछ लोग रंग में भंग डालना चाहते हैं। कुछ लोग चाहेंगे कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स फॉरेन पॉलिसी को भी इन्फ्लुएंस करे। कुछ लोग चाहेंगे कि हम यहाँ की रसाकसी, यहाँ की छीटा छाटी को हम वैश्विक मंच पर के लेके जाएं। आज देश के प्रधानमंत्री को सम्मान मिल रहा है, 24 देशों ने उनको अपना हाईएस्ट ऑर्डर दिया। इसमें कांग्रेस भाजपा है क्या? इसमें संघ या नॉन संघ है क्या? ये तो देश के प्रधानमंत्री हैं। और हमको गर्व होना चाहिए। हमारे 10 साल रहे हुए प्रधानमंत्री को इस बात के लिए तो अजय जी खुशी होती ही होगी, क्योंकि विदेश नीति को आप भी अगर बेहतर तरीके से समझते हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी जरूरी है, और उसी कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर रहा है प्रधानमंत्री। पूर्णिमा जी, बहुत अच्छी बात कही हमारे सिद्धार्थ भाई ने। प्रधानमंत्री को यदि सम्मान मिलता है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, सब लोग खुश होते हैं। प्रधानमंत्री जी जब विदेश जाते हैं और विदेशों में मोदी मोदी का नारा लगाते हैं तो भी भाजपा के लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। भारत का नारा लगता है तो देश के लोग खुश होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिप्लोमेसी और विदेश नीति सिर्फ नारों से नहीं चलती है। कंक्रीटाइज फॉर्म में हमें क्या मिला, उसके क्या निहितार्थ हैं, राष्ट्रीय हित के जो गौण और प्राथमिक राष्ट्रीय हित है, जिसमें कि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न हो या हमारे आपसी दोस्ताना का अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमारा उसका लाभ मिले, इन मुद्दों पर हम उसको आकलित करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। मैं विदेश नीति का छात्र होने के नाते ये बात रख रहा हूं। हमारे एक डिप्लोमेट, पूर्व डिप्लोमेट ने बात रखी कि भारत का डंका आज ही बज रहा है, जो आजकल मीडिया का माध्यम से ये चीजें आती हैं। अरे भाई, एनक्रूमा की बात आपको याद होगा। एनक्रूमा 53 में नेहरू जी के साथ उनकी मित्रता रही, और नाम का एनक्रूमा जो है, नाम जब शुरुआत हुई थी उसके वो सदस्य थे, और नेहरू जी के नाम पे घाना में रोड है और एनक्रूमा के नाम पे भारत में रोड है। 1957 में जब घाना स्वतंत्र हुआ, भारत ने पहला देश था जो उसको स्वीकृति दी और उसको मान्यता प्रदान की इंटरनेशनल लेवल पे। मेरा मानना है कि व्यक्ति का अपना संबंध हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय हितों की पूर्ति कैसे होगी जब बायलेटरल लेवल के रिलेशन में, ग्लोबल लीडर के लेवल के रिलेशन में और मल्टीलेटरल लेवल पे हम कैसे अपने को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बायलेटरल की जब बात करेंगे तो आप आसपास के देशों को ही देख लीजिए, हमारी क्या स्थिति है। दक्षिण एशिया, दक्षिण साउथ, ग्लोबल साउथ की बात की जा रही है। ग्लोबल साउथ का एक बड़ा झंडा उठाने वाला भारत आज से नहीं, सदियों से रहा। नाम जो शुरुआत हुई थी इसी के लिए हुई थी, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की, और ग्लोबल साउथ के इंटरेस्ट को हमने लगातार क्रेडिट छीनने की थोड़ी कोई होड़ लग रही है यहाँ पर अजय जी। जिसने जो पहले किया तो किया, वो तो उनके नाम है ही ना कोई उसमें क्रेडिट की, उनका ज्यादा हमारा उसी पर चर्चा कर रहा हूँ पूर्णिमा जी। ठीक है सर, जल्दी। लेकिन उस ग्लोबल साउथ के लीडरशिप में चाइना घुस करके पूरे दक्षिण अफ्रीका के देशों के साथ किस तरह संबंध बनाया, हम एक टाइम के बाद उनका भरोसा नहीं जीत पाए, जिसका नतीजा चूंकि हम अमेरिका की तरफ टिल्ट हो गए, और अमेरिका की तरफ टिल्ट होने के कारण दक्षिण अफ्रीका के लोग भी हम पर भरोसा करना बंद कर दिए। टाइमर जरा रखते हैं क्योंकि समय बहुत कम है, इसीलिए 10 सेकंड सर समय बहुत शॉर्ट में, सर बहुत शॉर्ट में प्लीज सर, समय मेरे पास नहीं है।
दक्षिण का नेता हम तब बनेंगे जब दक्षिण के इंटरेस्ट को इंटरनेशनल लेवल पर हम खड़ा करने का काम करेंगे। ठीक। हम दक्षिण के देशों का इंटरनेशनल लेवल पर कितना मदद कर पा रहे हैं, इंटरनेशनल जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके जो इश्यू हो रहे हैं, आर्थिक इशू हैं, जलवायु के इशू हैं, ट्रेड के इशू हैं, हमने कोविड उस पर के वो समय पीछे हैं। वैक्सीन भी भेजी थी सर। इसके साथ और भी ऐसे बहुत सारे देश थे, वो भी कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। दीपक बोहरा साहब, जल्दी से आपका क्लोजिंग कमेंट सर, 30 सेकंड्स रखती हूँ, 40 सेकंड तक एक्सटेंड कर पाऊंगी। क्या इसे रिसोर्स डिप्लोमेसी के तौर पर भी देखा जाए? क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय में भारत ने अपनी निर्भरता सिवाय रिसोर्स डिप्लोमेसी सर, रिसोर्स डिप्लोमेसी, क्योंकि हमने अपने लिए विकल्पों को बढ़ाया है रिसोर्सेज के लिहाज से। इसको मैं कहता हूं फ्रेंडशिप डिप्लोमेसी, इसको मैं कहता हूं प्योर डिप्लोमेसी मैम, क्योंकि 3 चीजें घाना को चाहिए थी, हमने उनको तीनों दे दी हैं और बहुत से विकासशील देश उनको देते हैं। पहली चीज उनको चाहिए ह्यूमन रिसोर्स, हमें शिक्षा चाहिए, हमने कई देशों में यूनिवर्सिटी सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाए हैं। दूसरा वो टेक्नोलॉजी चाहते हैं, हमारी सर्वश्रेष्ठ है, हम खुले दिल से उनको देते हैं। और तीसरा उनको पूंजी निवेश चाहिए, वो भी हम वहां लगा रहे हैं, स्टेट सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ? जो उनको चाहिए, मैं अपने विचार उन पे थोपता नहीं हूँ, उनसे पूछता हूँ टाइगर आपको क्या चाहिए, लीजिए मैं आपको दे रहा हूँ। एंड दैट्स अ विन सिचुएशन फॉर भारत। ठीक है, रविंद्र सचदेव सर, आपका क्लोजिंग कमेंट सर। श्योर, आई मीन फ्यू पॉइंट। देखिए, आज की तारीख में जहां भी हम जा रहे हैं, भारत का यूपीआई, फिनटेक, आधार, ओके, जनधन, ये डिजिटल हमारी अकम्प्लिशमेंट्स मानी जा रही है और इन देशों की सरकारें अडॉप्ट करने को उत्सुक या इंटरेस्टेड है, वो हमारी अपॉर्चुनिटी बन रही है। उसके अलावा डेफिनेटली ये हमारा हेल्थ केयर सेक्टर, एजुकेशन, एम्बेसडर हो रहा है जैसे कह रहे, वहां के अगर बच्चे यहाँ आते हैं पढ़ने तो हमारी इकोनॉमी को फायदा हो रहा है, राइट। बैक टू रिसोर्स डिप्लोमेसी, एब्सोल्युटली। देखिए, हर जगह जहां जा रहे हैं इस समय दुनिया इस माहौल में कि जहां मैं जा रहा हूं तो मेरे को क्या दिखता है, हमारी क्या कमी है, हमें क्या सप्लाई चाहिए। अभी आप बता रही थी लिथियम की बात हो रही है शंखाना में, राइट। कहीं पे मैंगनीज की होती है, कहीं कोबाल्ट की होती है, कहीं टंगस्टन की होती है। तो इन मीटिंग्स के द्वारा, इन विजिट्स के द्वारा ये आइडेंटिफाई करी जा रही है रिसोर्सेज एंड सप्लाई चेन्स की भारत कैसे रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स बनाए जो कि डिसरप्ट ना हो दुनिया में जब कयास होते जाते हैं। ठीक है सर, प्रधानमंत्री के इन दौरों से इसी बात की उम्मीद की जा सकती है कि प्रधानमंत्री के दौरे भारत के लिए नए अवसर लेकर आए और ग्लोबल साउथ के आवाज के तौर पर और ग्लोबल साउथ की जगह पर भारत को और मजबूती दे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, सिद्धार्थ यादव जी, डॉक्टर अजय उपाध्याय, दीपक बोहरा जी, रविंद्र सचदेव सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।